अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूरोमॉड्यूलेटर्स। हम लोगों ने न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर ली थी और उसके सारे पार्ट्स स्टेप बाय स्टेप समझ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूरोमॉड्यूलेटर्स। तो न्यूरोमॉड्यूलेटर्स हमारे क्या होते हैं? न्यूरोमॉड्यूलेटर्स आर द केमिकल दैट न्यूरॉन्स रिलीज एंड रेगुलेट टू अदर न्यूरॉन्स। मतलब कि न्यूरोमॉड्यूलेटर्स वो केमिकल हैं जो न्यूरॉन्स रिलीज करता है दूसरे न्यूरॉन्स को रेगुलेट करने के लिए। दे डू नॉट ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स। ये नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट नहीं करता है। और जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में सिग्नल भेजते हैं। यही डिफरेंस, मेन डिफरेंस यही है न्यूरॉन्स में और न्यूरोमॉड्यूलेटर्स में, कि न्यूरोमॉड्यूलेटर्स जो हमारे होते हैं वो इम्पल्स को, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट नहीं करते हैं। फिर क्या है सेकंड पॉइंट हमारा? न्यूरोमॉड्यूलेटर्स आर द साइनेप्सिस एसोसिएटेड न्यूरोट्रांसमीटर। साइनेप्सिस एसोसिएटेड का मीन्स ये हमारे जो हैं न्यूरॉन्स के जो स्ट्रक्चर में होते हैं आसपास ही रहते हैं, ये आसपास पाए जाते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, और अदर साइड न्यूरॉन्स के लेफ्ट साइड राइट साइड इधर उधर पाए जाते हैं। फिर थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? न्यूरोमॉड्यूलेटर्स आर रीअब्सॉर्ब्ड इनटू द न्यूरॉन्स और इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय द एंजाइम्स। जो न्यूरोमॉड्यूलेटर्स होते हैं वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ज़्यादा देर तक नहीं रुकते हैं, या तो ये रिअब्सॉर्ब हो जाते हैं वापस न्यूरॉन्स में जाके, या फिर ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। फोर्थ पॉइंट भी हमारा यही कह रहा है कि दे कैन नॉट एग्जिस्ट इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट फॉर मोर टाइम्स। ये ज़्यादा देर तक हमारे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ये नहीं टिक पाते हैं। फिफ्थ पॉइंट में हमारा है दे मॉड्यूलेट द एक्टिविटी ऑफ द वेरियस न्यूरॉन्स इनसाइड द ब्रेन्स। ये हमारी न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को मॉड्यूलेट कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है, बढ़ा देता है। और ये न्यूरोमॉड्यूलेटर्स जो होते हैं ये ब्लड से शुगर को इनटेक करते हैं और न्यूरॉन्स की एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल करते हैं। मतलब जो न्यूरॉन्स के एज अ फ्यूल इस्तेमाल होती है शुगर हमारी। जो हमारा नर्वस सिस्टम है ह्यूमन का, इन ह्यूमन नर्वस सिस्टम देयर आर ओवर 100 ट्रांसमीटर्स आर फाउंड, 100 प्लस न्यूरो ट्रांसमीटर्स आर फाउंड। उसके एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है सब्सटेंस पी। सब्सटेंस पी हमारा एक न्यूरोमॉड्यूलेटर्स है। इसका रिस्पांस क्या है? ये क्या कराता है? हमको पेन सेंसेशन कराता है बॉडी में, तो उसका रिस्पांस दे देता है। जब वॉमिटिंग या नोजिया फील होती है तो इसका रिस्पांस हमें देता है सब्सटेंस पी। ठीक। सेकंड एग्जांपल है हमारा न्यूरोमॉड्यूलेटर्स का एक्टिव नाइट्राइल पेप्टाइड, एएमपी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये क्या कराता है? हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट करा देता है। डायलेट का मतलब होता है चौड़ा हो जाना। ठीक। कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब होता है सिकुड़ जाना, फैल जाना। डायलेट का मतलब एक तरीके से। फिर हमारा तीसरा एग्जांपल है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन क्या है? फुलनेस ऑफ फूड इन स्टमक। गैस्ट्रिन जो है जब हम लोग खाना खा लेते हैं उसके बाद हमारा पेट फुल हो जाता है, तो जो गैस्ट्रिन होता है एंजाइम्स न्यूरोमॉड्यूलेटर्स ये जो है हमको सेंसेशन देता है ब्रेन में कि हमारा पेट अब फुल हो गया है, हमको मैसेज सेंड कर देता है। और इसी तरीके से सीसीके हमारा न्यूरोमॉड्यूलेटर से क्या करता है? ये ग्लाल बैडर को कॉन्स्ट्रिक्ट करा देता है। और वैसोप्रेसिन, सीआरएच, ब्रेडिकाइनिन भी हमारा ब्लड वेसल्स को डायलेट करा देता है। और अदर टाइप्स के न्यूरोमॉड्यूलेटर्स होते हैं। ठीक। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड पॉइंट में क्या मेंशन है? आवर ब्रेन आर वर्क विद द हेल्प ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। जो हमारा ब्रेन होता है वो वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स की हेल्प से हमारा परफॉर्म करता है और एक्शन देता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ जो मेन न्यूरो मॉड्यूलेटर्स और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि न्यूरोमॉड्यूलेटर्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स में डिफरेंस क्या है। मीन्स हम लोग कैसे पहचानेंगे और कि ये न्यूरोमॉड्यूलेटर्स है या न्यूरोट्रांसमीटर्स है। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं हमारे वो न्यूरोमॉड्यूलेटर्स का भी रिस्पॉन्स दे देते हैं, तो उसके ज़रिए हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। इसी वे में डायग्राम बना रहा हूँ मैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। एक हमारा ये रिसेप्टर हो गया, सेकंड रिसेप्टर हमारा यहाँ पे हो गया। अब ये हम लोग कब पता कर पाएंगे कि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स है या न्यूरोमॉड्यूलेटर्स है? यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में एक स्ट्रक्चर न्यूरॉन्स का। ये हमारा न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर हो गया। हमारा यहाँ से नर्व इम्पल्स अंदर आया। ठीक। ये हमारा क्या है यहाँ पे? ये है हमारा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स क्या बताया था मैंने? प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स वो होता है जो नर्व इम्पल्स भेजता है दूसरे न्यूरॉन्स को, जो मैसेज भेजता है दूसरे न्यूरॉन्स को। और जो रिसीव करता है वो हमारा होता है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, जो भेजता है सिग्नल
जो सेंड करता है वो हमारा कहलाता है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, और जो रिसीव करता है सिग्नल न्यूरॉन्स वो हमारा कहलाता है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में वेसिकल्स जो हमारे होते हैं, वेसिकल्स के अंदर हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। जब वो रिलीज होते हैं, यहाँ से रिलीज हुए, ठीक, यहाँ पे हमारा है ये वाला रिसेप्टर, ठीक, यहाँ पे हमारा सेकेंड रिसेप्टर, यहाँ पे डायग्राम यही यही मैंने बना दिया है जूम करके, ठीक, समझ लीजिए, ठीक। तो यहाँ पे जब हमारा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के रिसेप्टर्स हैं वो बताएंगे कि जो केमिकल है वो न्यूरोट्रांसमीटर है या मॉड्यूलेटर है। जो हमारे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के जो रिसेप्टर्स हैं ये बताएंगे कि हमारा जो केमिकल आ रहा है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन से वो न्यूरोमॉड्यूलेटर है या न्यूरोट्रांसमीटर है। तो देखो, अगर हमारा केमिकल यहाँ पे अटैच हुआ, ये हमारा कौन सा रिसेप्टर है, जीपीसीआर। जीपीसीआर को हम लोग जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर बोलते हैं, बट इसका नाम हमारा क्या रहता है, मेटाब्रोट्रॉपिक रिसेप्टर, मेटाब्रोट्रॉपिक रिसेप्टर्स इसको हम बोलते हैं। और जो सेकेंड रिसेप्टर्स है वो हमारा होता है आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर। सेकेंड रिसेप्टर हमारा क्या होता है, आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स, आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स। सो हमारा केमिकल आया, वो यहाँ पे जाके अटैच हो गया इस रिसेप्टर पे, जीपीसीआर रिसेप्टर पे। अगर केमिकल जी प्रोटीन रिसेप्टर्स पे आके बाइंड होता है तब वो कहलाएगा न्यूरोमॉड्यूलेटर्स, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट देख लेते हैं। व्हेन द केमिकल which are released by presynaptic neurons, presynaptic neurons are attached to the GPCR, G protein coupled receptor और मेटाब्रोट्रॉपिक रिसेप्टर, मेटाब्रोट्रॉपिक रिसेप्टर। जीपीसीआर को हम लोग मेटाब्रोट्रॉपिक रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। इन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, क्योंकि हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में ही होते हैं। देन इट इज कॉल्ड न्यूरोमॉड्यूलेटर। जब हमारा केमिकल प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से आएगा, रिलीज होगा और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के जीपीसीआर रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएगा आके, तब हमारा कहलाएगा न्यूरोमॉड्यूलेटर्स। और अगर हमारा केमिकल आके यहाँ पे बाइंड होता है आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर पे, तब हमारा कहलाएगा न्यूरोट्रांसमीटर। समझ में आ गया आप लोगों को न्यूरोमॉड्यूलेटर्स में और न्यूरोट्रांसमीटर्स में क्या डिफरेंस है। व्हेन, सेम यही पॉइंट रहेगा, व्हेन द केमिकल which released by presynaptic neurons, by presynaptic neurons are attached on the inotropic receptors। जो हमारा केमिकल है वो हमारा आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स पे जाके अटैच होता है, देन इट इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। तब वो कहलाएगा हमारा न्यूरोट्रांसमीटर्स। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। सो जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो एक्शन है वो बहुत फास्ट होता है एज कम्पेयर टू जीपीसीआर। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ही जाते हैं जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स का एक्शन जो होता है, और जो न्यूरोमॉड्यूलेटर्स का एक्शन होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, उसका लाइफ स्पान जो होता है वो हाई होता है। तो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्शन आर वेरी फास्ट। न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो एक्शन होता है वो बहुत फास्ट होता है, इस वजह से हमारे जो हैं ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं टिक पाते हैं।
या तो वो न्यूरॉन्स में जाके वापस रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे या सिनेप्टिक लेफ्ट में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जो एक्शन की स्पीड होती है वो बहुत फास्ट होती है। यहाँ पे हमारा न्यूरोट्रांसमीटर एक्शंस आर वेरी फास्ट एज कंपेयर टू न्यूरोमॉड्यूलेटर, एज कंपेयर टू न्यूरोमॉड्यूलेटर। फिर हमारा क्या है, जो हमारे न्यूरोमॉड्यूलेटर्स होते हैं वो वेरियस ग्रुप्स में काम करते हैं। दे कैन वर्क ऑन वेरियस ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स। लेकिन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो वेरियस ग्रुप्स में काम नहीं करते हैं, मतलब वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ही सिग्नल भेजेगा। ठीक है। और जो न्यूरोमॉड्यूलेटर्स होते हैं उनका लॉन्ग टाइम का एक्शन रहता है, और वो जितने भी ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं 86 बिलियंस नियर अबाउट हमारे पाए जाते हैं, और उनका कनेक्शन रहता है 100 ऑफ ट्रिलियंस न्यूरॉन्स। तो जितने भी हमारे पाए जाते हैं न्यूरॉन्स उनमें जाके ये एक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो न्यूरोमॉड्यूलेटर्स का एग्जांपल्स जो है, वैसे तो न्यूरोट्रांसमीटर्स और न्यूरोमॉड्यूलेटर सेम वर्क कर सकते हैं, लेकिन इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारा है ओपाइड, एंडोर्फिन, एंडोर्फिन, इनकेफेलिन। ठीक। यहाँ तक हम लोग ने देखा न्यूरोट्रांसमीटर्स और न्यूरोमॉड्यूलेटर्स में क्या डिफरेंस है। तो हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी की न्यूरोमॉड्यूलेटर्स की। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर किसी भी स्टेप में अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चंस जो आप लोग के माइंड में आ रहा है। ठीक। तो अगर आप लोगों को अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं एक रिवाइज करवा देता हूँ। न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारा क्या होता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारा जो होता है वो केमिकल सब्सटेंस होता है दैट हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स, जो हमारे नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में हेल्प करता है फ्रॉम द न्यूरॉन्स टू अनदर न्यूरॉन्स। ठीक। हमारा आया न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ये ट्रांसमिशन नहीं बोल सकते हम लोग इसको। ट्रांसमिशन मतलब प्रोसेस, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स की कम्युनिकेशन की प्रोसेस को बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमिशंस। न्यूरो ट्रांसमीटर्स में हमने देखा ये 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर्स, एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर्स, और एक होते हैं हमारे इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर्स। नेम से ही डिनोट हो रहा है आप लोगों को, इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर्स। शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूँ एन फॉर न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ठीक। जो हमारे एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं वो कौन से होते हैं। एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर्स हमारे वो होते हैं जो मैसेज को कैरी करते हैं और दूसरे न्यूरॉन्स में ट्रांसफर करते हैं। ठीक। और ये जो हमारे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो परमिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, सोडियम एंड की परमिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, और हमारी नर्व इम्पल्स ट्रिगर हो जाती है। हम लोग कब बोलेंगे कि हमारा नर्व सिग्नल दूसरे न्यूरॉन में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स की डेफिनेशन क्या होती है, उसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं। सो देख लेते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। राइटिंग थोड़ी मेरी सी यहाँ पे अच्छी नहीं हो रही है, एनीवेज आप लोग समझ लीजिए। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स आर दोज न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो हमारे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो ट्रांसमीटर्स उस टाइप के ट्रांसमीटर्स हैं जो मैसेज को विच कैन कैरी द मैसेजेस हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिख रहे हैं, यहाँ पे केमिकल्स ही होंगे हमारे जो वेसिकल्स में रिलीज होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जिनको हम बोलते हैं। आप लोगों को समझने के लिए यहाँ पे मैसेज लिख दिया मैंने। वो जो केमिकल्स को रिसीव करते हैं, मतलब कैरी करते हैं, सॉरी रिसीव नहीं, ये कैरी करते हैं वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन्स, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स को ये मैसेज सेंड करते हैं। ठीक है। और जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो रिसीव करते हैं, बाकी सब सेम रहेगा। ये हमारे रिसीव करते हैं, रिसीव मैसेज फ्रॉम न्यूरॉन्स, बाकी इसकी लैंग्वेज सेम रहेगी एज अबव। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स का एग्जांपल्स क्या होता है। यहाँ पे एसिटाइल कोलिन सबसे ज़्यादा यूज होने वाला न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारा है एसिटाइल कोलिन। फिर हमारा आता है एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन का आप लोगों ने नेम सुना होगा। और आता है सेरोटोनिन।
सेरोटोनिन, इंटरेस्टिंग। न्यूरो ट्रांसमीटर्स हमारे। डोपामीन, तो नॉर्मली सबको पता है डोपामीन के बारे में। अब इन लोगों का रिस्पॉन्स क्या होता है? जो एसिटाइलकोलिन होता है हमारा, ये हमारा होता है पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। और जो एफिनेफ्रिन होता है वो क्या कराता है? हमारा हार्ट रेट को इंक्रीज करा देता है। जैसे कि हम लोगों को कोई इंजरी हो गई या किसी प्रकार का डर, या जैसे कि हम लोग डर डर जाते हैं, सहम जाते हैं, या इमरजेंसी में फ्लाइट और फ्लाइट कंडीशन में हमारा एफिनेफ्रिन रिलीज हो जाता है। इसको हम लोग फ्लाइट और फ्लाइट कंडीशन में ही हमारा एफिनेफ्रिन रिलीज होता है। जब हम एफिनेफ्रिन पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक वर्ड आता है फ्लाइट और फ्लाइट कंडीशन, तो ये डिनोट करता है जब हम लोग डर जाते हैं। सेरोटोनिन, सेरोटोनिन क्या करता है? ये हमारे बायोजेनिक अमीन है, सेरोटोनिन और एफिनेफ्रिन्स और डोपामिन्स, इनको हम बोलते हैं बायोजेनिक एमीन्स। वैसे तो इसका रोल्स होता है वेरियस टाइप्स में, बस में जो उनका मेन रोल होता है सेरोटोनिन और डोपामिन का, स्लीप में, हमारी स्लीप साइकिल में, हमारे मूड में, हम लोग खुश होते हैं, दुखी होते हैं, हमारा मूड जिस तरीके का बिहेव करता है उसमें रिस्पॉन्सिबल देता है हमारा डोपामिन और सेरोटोनिन। और लर्निंग में, कंसंट्रेशन में, कोई भी चीज़ हम मन से कर रहे हैं उनमें। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग कब बोल सकते हैं कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में सिग्नल जो है ट्रांसमिट हो गया। वो हम लोग कैसे बोलेंगे? हम लोगों को कैसे पता चलेगा? अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि हमारा जो है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है वो सिग्नल भेजता है, और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है वो सिग्नल रिसीव करता है, और जो बीच की गैप होती है वो हमारी कहलाती है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि जो हमारा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से जो हमारा नर्व इम्पल्स आया है वो हमारा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में सेंड हो गया? तो देखो, जो हमारा सिनेप्टिक है ये हमारा हो गया पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या होता है इस प्रोसेस में। हमारी कोई नर्व इम्पल्स जब आती है, ये हमारा नर्व इम्पल्स यहाँ पे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वेसिकल्स में, और फिर यहाँ पे सेंड होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में। वो कैसे सेंड होते हैं? ये हमारी जो स्पेस है ये होती है साइनेप्सिस, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। स्टूडेंट्स यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, बहुत से स्टूडेंट होते हैं वो साइनेप्सिस को SIS लिख देते हैं, लेकिन जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है साइनेप्सिस, SES, ये वाली करेक्ट स्पेलिंग है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है। जो हमारा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स में, न्यूरॉन्स के बाहर जो होता है हमारा वो होता है पॉजिटिव चार्ज। सोडियम में हमारा जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूरॉन्स के अंदर हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, ये हमारा सोडियम आयन है, मेन रोल सोडियम आयन का ही रहता है नर्व इम्पल्स में। जब सोडियम आयन जब हमारा अंदर आ जाता है, न्यूरॉन्स के अंदर आ जाता है, कैसे आता है? जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो परमिलिटी को बढ़ा देते हैं, मतलब न्यूरॉन्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी परमिलिटी, मतलब इजाज़त, मतलब कि परमिशन, उनकी परमिशन को बढ़ा देते हैं। फिर सोडियम आयन हमारा इंटर कर जाता है न्यूरॉन्स के अंदर। तो जब इंटर कर जाता है तो हमारे जो माइनस का चार्ज होता है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, और जो बाहर का होता है वो निगेटिव में। फिजिक्स में भी ये सेम रूल अप्लाई होता है, जब हम माइनस का चार्ज रिप्लेस करते हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है। सेम प्रोसेस हमारी यहाँ पे रहेगी। बाहर हमारा हो गया पॉजिटिव, नहीं सॉरी निगेटिव, बाहर हो गया हमारा निगेटिव। ठीक, तो जब सोडियम आयन यहाँ पे इंटर हो गया तब हम लोग बोलेंगे कि नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो गया, नर्व हमारी जो है वो ट्रांसमिट हो गई एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में जाके। व्हेन सोडियम आयंस आर एंटर्ड इनटू द न्यूरॉन्स देन करंट फ्लो आर स्टार्टिंग, तब हम लोग बोलेंगे कि हमारा करंट फ्लो स्टार्ट हो गया। सो सारिन गैस से हमारे जो क्रिमिनल्स वगैरह होते हैं उन लोगों को डेथ दी जाती है। एनीवे साइंटिफिक जो है रिसर्च करते हैं, बनाते रहते हैं, हम लोग को तो स्टडी करना है। तो एक हमारा होता है मसल कॉन्ट्रिक्शन के लिए एंजाइम कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? एसिटाइल कोलिन। ठीक, एसिटाइल कोलिन। तो जब वो रिलीज हुआ हमारा, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन जो है हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है मसल कॉन्ट्रिक्शन के लिए। जब वो रिलीज हुआ, रिलीज होने के बाद हमारा मसल के अंदर आया, मस्कुलर टिश्यू में आया, मस्कुलर टिश्यू से हमारा
मसल्स में आया। उसके बाद जो हमारी मसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई। कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब होता है जकड़ गई आपस में। मसल कॉन्ट्रैक्शंस अकर। देन इसके बाद हमारा क्या होता है, जैसे कि अभी हम लोग हाथ हिला रहे हैं, फिंगर हिला रहे हैं, हाथ चला रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, हमारा एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है। तो वो रिस्पॉन्स क्या कर रहा है, हमारी मसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है। जब भी हम कोई भी मूवमेंट करते हैं बॉडी की तो एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। उसके बाद जब हमको रिलैक्स करते हैं, जैसे कि मीन्स मैंने कि यहाँ पे हाथ रख दिया, जब हम लोग लेटते हैं, सोते हैं और तब रिलीज कर दिया, मतलब रिलैक्सेशन के पोस्चर में हमारा क्या होता है, एसिटाइल कोलिन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है एंजाइम से। स्टेरेज एंजाइम जो है हमारा क्या करा देता है, एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन करा देता है। फिर हमारी क्या हो जाती है, मसल्स रिलैक्सेशन हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप हमारी ब्रेक डाउन एसिटाइल कोलिन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। कौन सा एंजाइम, स्टेरेज एंजाइम। स्टेरेज एंजाइम। यहाँ पे क्या हो गया, हमारा मसल रिलैक्स हो गई। और हम लोग पढ़ रहे थे कि सारीन गैस क्या करती है, नर्व गैस भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। जो हमारी सारीन गैस है, ये क्रिमिनल्स को, जो हमारे क्रिमिनल्स इम्प्रिजनमेंट में हैं, जिनको डेथ की दी जाती है, उन लोग क्या करता है, हमारा जो हमारा सारीन है, सारीन गैस वो कर देती है, हमारी एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। ठीक, ये गैस है। जैसे कि एसिटाइल कोलिन जो नेचुरल प्रोसेस है वो ही अकर हुई, मसल कॉन्टेक्ट हुई, जब हमने बॉडी को बिल्कुल फ्री छोड़ा तो रिलैक्स हो गई। तो यहाँ पे एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन किया किसने, स्टेरेज ने। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो सारिन होता है वो स्टेरेज एंजाइम को ही ब्लॉक कर देती है। तो इस रिस्पॉन्स में क्या होगा, जब हमारी जो वो हैं मसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट ही रहेंगी, और अगर ज़्यादा देर तक हमारी मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट रहती हैं तो हम डेथ भी हो सकती है। क्योंकि अब आप लोग सोचेंगे कि डेथ कैसे हो सकती है, तो जो हमारा डायफ्राम होता है, जो डायफ्राम की मसल्स होती हैं, डायफ्राम की मसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है। ठीक, डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस अकर, जो डायफ्राम की हैं वो हमारी जो हैं मसल्स क्या होती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस अकर्स। ठीक, तो क्या होता है, जब हमारी डायफ्राम की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं ज़्यादा देर तक, तो हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। जब हमें सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी फिर हमारी डेथ हो जाएगी। तो ये गैस क्या करती है, सारिन गैस किसी भी क्रिमिनल्स को ऐसे डेथ दे सकती है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी हर चीज़। तो यहाँ पे हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो मॉड्यूलेटर्स और जो न्यूरॉन से न्यूरॉन्स ट्रांसमिशंस होता है वो अच्छे से हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे न्यूरो ट्रांसमीटर्स के जो टाइप होते हैं, मेनली जो हम लोग स्टडी करते हैं, डोपामिन, एसिटाइल कोलिन, जो मेन है वो हम लोग स्टडी करेंगे। सेकेंड है हमारा ग्लूटामेट। ग्लूटामेट में हम लोग देख लेते हैं। ग्लूटामेट जो होता है वो सीनियस के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ग्लूटामिनेज एंजाइम के एक्शन से सिंथेसाइज्ड होता है। ग्लूटामेट आर सिंथेसाइज्ड, ग्लूटामेट आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ग्लूटामिनेज एंजाइम, ग्लूटामिनेज एंजाइम इन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस हमारी प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स या नंबरिंग ग्लियल सेल्स में अकर होती है। ग्लूटामेट की जो सिंथेसिस होती है उसकी प्रोसेस कहाँ कर होती है, दिस प्रोसेस आर अकर्स इन प्री-सिनेप्टिक neurons, in presynaptic neurons or neighboring glial cells। ग्लूटामेट जो हमारा होता है वो हाईएस्ट न्यूरोट्रांसमीटर होता है सीएनएस में।
Glutamate are neurotransmitters, highest powerful neurotransmitters, highest powerful neurotransmitter, neurotransmitters in CNS. ग्लूटामेट का जो रोल है वो इम्पोर्टेंट रोल है ब्रेन के फंक्शनिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, CNS नहीं, यहाँ पे होगा ग्लूटामेट आर प्ले रोल इन सेंट्रल रोल प्ले करता है हमारा नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग में, इन नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग। ग्लूटामेट हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग में। अब इसकी हेल्प से हमारा क्या होता है, फंक्शन क्या है यहाँ पे, लर्निंग। इसकी हेल्प से हम लर्निंग, कोई भी चीज़ लर्न करते हैं, समझते हैं। कंसंट्रेशन, फोकस जो हमारा होता है बिल्कुल किसी चीज़ को लेके, जैसे कि हम लोग पढ़ाई करते हैं और उसमें बिल्कुल कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं तो ग्लूटामेट की सिंथेसिस होती है, तो जाके हमारा फोकस होता है। अब देखो, अगर इसकी हाई लेवल होगी, ड्यू टू हाई वैल्यू, अगर इसकी हाई वैल्यू होगी तो क्या होगा, लो वैल्यू होगी तब क्या होगा। जब इसकी हाई वैल्यू होती है तो जो सेलुलर एक्टिविटी होती है नर्व सेल में, एक्साइटेशन से इसकी न्यूरल सेल डेथ हो सकती है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, ड्यू टू हाई वैल्यू द सेलुलर एक्टिविटी which further causes the nerve cell ओवर एक्साइटेशन, जो हमारी नर्व सेल की है ओवर एक्साइटेशन करा देती है इसकी हाई कंसंट्रेशन, फिर क्या हो जाता है हमारा न्यूरोनल डेथ, न्यूरोनल सेल डेथ। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नोट्स। अब देखो, ग्लूटामेट की जब कंसंट्रेशन लो हो जाती है तब क्या होता है, ड्यू टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूटामेट, लो कंसंट्रेशन की वजह से क्या होता है हमारा मेंटल प्रॉब्लम, इंसोम्निया। इंसोम्निया मीन्स होता है नींद में कमी, इंसोम्निया नींद ना आना, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, ठीक, ध्यान ना लगना किसी चीज़ पे, प्रॉब्लम्स इन कंसंट्रेशन। अब हम इसके बाद देखेंगे हमारा थर्ड वाला न्यूरोट्रांसमीटर, दैट इज कॉल्ड डोपामीन। डोपामीन नॉर्मली हम लोग सब लोग जानते होंगे डोपामीन के बारे में। डोपामीन हमारा कहाँ से रिलीज होता है, सब्सटेंशिया नाइग्रिया से। सब्सटेंशिया नाइग्रिया क्या है, स्मॉल ब्रेन रीजन दैट प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन मैनी फंक्शंस। ये हमारा एक स्मॉल ब्रेन में एक स्मॉल रीजन है जो हमारे बहुत से क्रिटिकल रोल फंक्शन प्ले करता है, जैसे कि मूवमेंट हो गया, केमिकल सिग्नलिंग हो गया और कंजेनाइटिव बिहेवियर हो गया, ठीक। डोपामीन सेल्स जो होती हैं वो सब्सटेंशिया नाइग्रिया में होती हैं, ठीक। तो जो हमारा डोपामीन होता है वो फीलिंग गुड न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इसको हम फीलिंग गुड न्यूरोट्रांसमीटर भी बोलते हैं, ठीक। तो हम लोग लिख लेते हैं पहला पॉइंट, डोपामीन आर फीलिंग गुड न्यूरोट्रांसमीटर, डोपामीन आर फीलिंग गुड न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर में शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ यहाँ पे, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक। डोपामीन किसका बना होता है, डोपामीन आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड टायरोसिन एंड फिनाइलएलानाइन। डोपामीन आर मेड अप ऑफ डोपामीन आर मेड अप ऑफ किसका बना होता है, अमीनो एसिड का। अमीनो एसिड या हमारे हो गए अमीनो पेप्टाइड्स मॉलिक्यूल, अमीनो एसिड, टायरोसिन और फिनाइलएलानाइन, इन तीनों से मिलकर हमारा डोपामीन बनता है। ये अमीनो एसिड जो होते हैं ये किस में पाए जाते हैं, प्रोटीन रिच फूड में, प्रोटीन रिच फूड में ये अमीनो एसिड पाए जाते हैं, ठीक। These amino acids are found in these amino acids found in rich food protein rich food, जो हमारे प्रोटीन रिच फूड होते हैं
उनमें ये पाए जाते हैं। फिर क्या है हमारा, कहाँ से रिलीज होता है? सब्सटेंशिया नाइजीरिया, सब्सटेंशिया नाइग्रा जो होता है वहाँ से ये रिलीज होता है हमारा डोपामीन। ठीक, सब्सटेंशिया नाइग्रा न्यूरॉन से रिलीज होता है। ये हमारा मिड ब्रेन होता है, ब्रेन का। ठीक, जो डोपामीन होता है वो हमारा लिंक्ड होता है किससे? बिहेवियर से, मूड से, रिवार्ड से। लाइक वी फील ब्लशिंग व्हाइल डूइंग ए पर्टिकुलर एक्टिविटी, हमें कोई भी काम करने में खुशी मिलती हो, जिस चीज़ को करने में आपको खुशी मिलती है तब हमारा डोपामीन ही रिलीज होता है। जैसे कि कोई अच्छा खाना खाना, ट्रैवलिंग करना, किसी अच्छी जगह पे जाना, शॉपिंग करना, एंजॉय करना, ये सब। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, डोपामीन आर लिंक्ड, डोपामीन आर लिंक्ड टू द, डोपामीन है हमारा जो लिंक है किससे? बिहेवियर, बिहेवियर से, बिहेवियर एंड मूड, और हमारा रिवार्ड्स, मतलब अगर हमको गिफ्ट कोई देता है, रिवार्ड या कुछ भी, जिस चीज़ को करने में हमको लाइकली खुशी मिलती है, लाइक वी फील ब्लशिंग, जिस चीज़ को करने में हम लोग को खुशी का एहसास होता है, हमारा डोपामिन रिलीज होता है। ब्लशिंग व्हाइल डूइंग अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, व्हाइल डूइंग ए पर्टिकुलर एक्टिविटी। ठीक है, जैसे कि हम लोग कोई भी खाना खाते हैं अच्छा फेवरेट, शॉपिंग करते हैं, कोई अच्छी चीज़, कोई ब्रांड चीज़ हम लोग पहनते हैं तो खुशी होती है, एंजॉय करते हैं किसी भी चीज़ का खाना, घूमना, ट्रैवलिंग, ठीक, थिंग रिलेटेड, ऑल ऑफ थिंग रिलेटेड जो चीज़ करने में हमको खुशी मिलती है। ठीक है, जैसे कि व्हेन वी ईट चॉकलेट, जब हम कोई अच्छी सी चॉकलेट खाते हैं, जैसे चॉकलेट हो गई हमारी, कुकीज़ हो गई, मतलब फेवरेट चीज़ हम लोग जो भी खाते हैं। और ब्रेन आर इंक्रीज डोपामीन, हमारा ब्रेन में डोपामीन क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। जब डोपामीन इंक्रीज होता है, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ डोपामीन, जब हमारा डोपामीन इंक्रीज होता है तो हमें खुशी का एहसास होता है, हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, हमारा मूड अच्छा हो जाता है। डोपामीन जो होता है हमारी हैप्पीनेस को इंक्रीज कर देता है। डोपामीन आर इंक्रीजेस आवर हैप्पीनेस। डोपामीन जो हमारा होता है वो हमारी हैप्पीनेस को इंक्रीज कर देता है और सेटिस्फैक्टरी फील कराता है। ठीक, अब देखो अगर जब लो कंसंट्रेशन होगी डोपामीन की तब क्या होगा, अगर हाई कंसंट्रेशन होगी तब क्या होगा? ठीक, जब हमारी कंसंट्रेशन डोपामीन की लो हो जाती है तब हमारा होता है डिप्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, इंसोम्निया, ये सब हमारी डोपामीन की कमी की वजह से होती हैं। ठीक, डिप्रेशन हो जाएगा। फिर अगर इसकी डोपामीन की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है तब हमको हेलोजिनेशन फील होगा, हेलोजिनेशन टाइप का लगेगा। हेलोजिनेशन मीन्स होता है जो चीज़ रियल में होती नहीं है वो दिखने लगती है, ऐसा लगता है कि वो चीज़ असलियत में हम लोग के सामने है, अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं हेलोजिनेशन में। इसके बाद हमारा एक आता है न्यूरोमॉड्यूलेटर सेरोटोनिन। नेक्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर इज सेरोटोनिन। सेरोटोनिन हमारा कहाँ कहाँ पाया जाता है? इंटेस्टाइन में। ये कहाँ है? ब्रेन स्टेम में और इंटेस्टाइन में। ठीक, ये हमारा न्यूरोमॉड्यूलेटर भी काम करता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स और न्यूरोमॉड्यूलेटर्स में मैंने फ़र्क तो बताया ही था आपको। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, सेरोटोनिन इज अ, सेरोटोनिन इज अ न्यूरोमॉड्यूलेटर, न्यूरोमॉड्यूलेटर न्यूरोट्रांसमीटर्स, मतलब ये न्यूरॉन्स की एनर्जी को फ्यूल अप करता है, न्यूरॉन्स की एनर्जी को बढ़ा सकता है। न्यूरोट्रांसमीटर से यहाँ पे होगा, न्यूरोट्रांसमिशन नहीं होगा। सॉरी, थोड़ी मिस्टेक हो रही है बट एज इट आप लोग समझ सकते हैं। ये हमारा कहाँ पाया जाता है? प्रोड्यूस बाय ब्रेन स्टेम और इंटेस्टाइन, ब्रेन स्टेम में और इंटेस्टाइन में। जो ऑलमोस्ट सेरोटोनिन होता है हमारा बॉडी ऑलमोस्ट, वो हमारा इंटेस्टाइन में ही बनता है। जो ऑलमोस्ट जितना भी लीवर हमको चाहिए होता है सेरोटोनिन का वो हमारा बनता है कहाँ? इंटेस्टाइन में। बॉडी ऑलमोस्ट, बॉडी ऑलमोस्ट सेरोटोनिन
आर प्रोड्यूस्ड इन द इंटेस्टाइन। जो सेरोटोनिन है वो डाइजेशन को प्रमोट करता है, प्रमोट द डाइजेशन, हेल्दी डाइजेशन। ठीक है, सेरोटोनिन हमारा डाइजेशन को प्रमोट करता है, इसीलिए सेरोटोनिन जो है हमारा कहलाता है एक हार्मोन। सेरोटोनिन however we called as hormones। ठीक है, सेरोटोनिन जो हमारा होता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता है। जो हमारे ब्रेन स्टेम में जो बनता है सेरोटोनिन, वो ब्रेन हमारे स्टेम खुद बनाती है, मतलब कि ये हमारा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता ब्रेन में। तो ब्रेन को जो नीड पड़ती है सेरोटोनिन की, वो ब्रेन हमारा खुद बना लेता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन आर नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर्स। जब ब्लड ब्रेन बैरियर्स को क्रॉस ही नहीं करेगा, विच मीन्स दैट वी नीड द सेरोटोनिन इनसाइड द ब्रेन इटसेल्फ डेवलप्ड। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे ब्रेन को ज़रूरत पड़ती है सेरोटोनिन की, वो हमारा ब्रेन खुद बना लेता है, क्योंकि जो सेरोटोनिन होता है हार्मोन हमारा, वो इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, लेकिन वो ब्रेन में नहीं जा सकता क्योंकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, ये खुद बना लेता है। सेरोटोनिन जो होता है वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इफेक्ट को बैलेंस कर देता है। सेरोटोनिन बैलेंस, सेरोटोनिन बैलेंस द एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इफेक्ट। जो हमारा सेरोटोनिन है वो हमारा क्या करता है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इफेक्ट को बैलेंस करता है। अब हम देखेंगे अगर इसकी कंसंट्रेशन लो होती है तब क्या होता है, और जब हाई होती है तब क्या होता है। जब हमारी सेरोटोनिन की हाई वैल्यू जो है वो लो होती है, तब हम लोगों को डिप्रेशन फील होता है, फैटिग्यू फील होता है, एंजाइटी फील होता है। फैटिग्यू मीन्स होता है थकान महसूस होना, मतलब कि एनर्जी नहीं, बिल्कुल जैसे लगता है कि एनर्जी रही नहीं कि हमारी बॉडी, हम लोग सुबह उठें और ऐसा लगा कि हम लोग सोए ही ना हो, बिल्कुल थकान थकान सा महसूस हो, फैटिग्यू में होता है ये। एंजाइटी तो आप लोग जानते ही हैं, आजकल बहुत से लोग नॉर्मली, यंग जनरेशन इससे ज़्यादातर फेस कर रही है इस प्रॉब्लम को। हाई कंसंट्रेशन में क्या होता है, अगर सेरोटोनिन की जो है हाई होती है, और हाई रेस्टलेसनेस फील कराएगा, रेस्टलेसनेस, और हेलुसिनेशन फील कराएगा। हेलुसिनेशन तो मैंने बताया ही था। फिर इसके बाद हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर आता है कि जो है हाई होती है, और हाई रेस्टलेसनेस फील कराएगा, रेस्टलेसनेस, और हेलुसिनेशन फील कराएगा। हेलुसिनेशन तो मैंने बताया ही था। फिर इसके बाद हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर आता है, कौन सा, एपिनेफ्रिन। सो अब हमारा जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स है वो हमारा है एपिनेफ्रिन। हमारा एपिनेफ्रिन होता है वो बॉडी के फंक्शंस में मेजर रोल प्ले करता है फ्लाइट और फ्लाइट कंडीशन में, फ्लाइट और फाइट कंडीशन में। मीन्स हम लोग जब फ्लाइट और फाइट कंडीशन, जब लड़ाई करते हैं या कोई इमरजेंसी होती है, तब ये जो होता है एपिनेफ्रिन, ये हार्मोन के तरीके से वर्क कर सकता है और न्यूरोट्रांसमिशन के तरीके से भी वर्क कर सकता है। न्यूरोट्रांसमीटर एज वेल एज, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर भी वर्क करेगा हमारा और हार्मोन्स भी वर्क करेगा। हार्मोन कैसे वर्क करेगा वो भी आगे बताते हैं। जो हमारी ह्यूमन ब्रेन सेल होती है उसमें जो है स्मॉल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एपिनेफ्रिन को। मिडल ऑब्लोंगाटा जो होता है वो हमारा एपिनेफ्रिन को
प्रोड्यूस करता है। जो हमारी लार्ज क्वांटिटीज़ होती हैं एफिनेफ्रिन्स की, वो कहाँ प्रोड्यूस होती हैं? हमारी एड्रेनल ग्लैंड में। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ होती है? हमारा किडनी के जस्ट ऊपर हमारी एड्रेनल ग्लैंड्स होती है। जब कोई पर्सन जो है स्ट्रेस फील करता है, स्केर्ड, जब कोई पर्सन डरता है, तब हमारी जो बॉडी होती है वो एपिनेफ्रिन प्रोड्यूस करा देती है। ठीक, एपिनेफ्रिन की जो लेवल है वो इंक्रीज़ करा देती है हाई। तो उससे ज़रिए क्या होता है हमारा, जब एपिनेफ्रिन जब होता है तो उसकी हार्ट रेट और ब्रीथिंग जो है हमारी हाई हो जाती है। ठीक, और जो हमारी जो एनर्जी है वो इंस्टेंट जो है हाई हो जाती है। मीन्स जब ये एपिनेफ्रिन रिलीज़ होगा, एग्जांपल के तौर पे हम लोग मान लेते हैं अगर हमारे पीछे डॉग पड़ गया कोई और हम लोग जो है उससे बचने के लिए भाग रहे हैं, तो हमारा जब फ्लाइट और फाइट उस टाइम हमारी इमरजेंसी कंडीशन होती है, फाइट कंडीशन, हम लोग बचना चाहते हैं उससे, तो हमारा एपिनेफ्रिन रिलीज़ होगा और हमारी मसल्स को जो है सडन स्ट्रॉन्ग एनर्जी प्रोड्यूस कराएगा। जब हमारी मसल्स को सडन स्ट्रॉन्ग एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो हम लोग स्पीड से भागने लगते हैं और बच जाते हैं इमरजेंसी कंडीशन में। और ये हमारे ब्रेन को जो है हेल्प कराता है क्विक डिसीजन लेने में। जब एपिनेफ्रिन रिलीज़ होता है, जब हम डरते हैं, सहमते हैं किसी चीज़ से, तब हमारा एपिनेफ्रिन रिलीज़ होता है और हमारे ब्रेन को जो है डिसीजन एक क्विक एक्शन लेने में हमारी मदद करता है। और ये हमारी हार्ट रेट और ब्रीथिंग को भी बढ़ा देता है। कहाँ से रिलीज़ होता है? हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा से। अगर हमारी कंसंट्रेशन जो है ब्लड में एपिनेफ्रिन्स की हाई हो जाती है, तब क्या कंडीशन होती है हमारी? अगर किसी भी पर्सन की हाई हो गई एपिनेफ्रिन की लेवल हमारी बॉडी में, तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और डायबिटीज़ भी हो सकती है और हार्ट रेट की प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब हार्ट रेट, ब्रीथिंग, मतलब इंक्रीज़ भी होंगी, हार्ट रेट डिक्रीज़ भी हो सकती हैं और उसकी जो इम्यूनिटी है पर्सन की वो लो हो जाएगी। मीन्स वो थोड़ा टायर्ड फील करेगा यार, तब हमारी एंजाइटी फील होगी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है और हार्ट रेट प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, डायबिटीज़ भी हो सकती है, हाइपरग्लाइसीमिया जिसको हम लोग बोलते हैं हमारे टर्म में। फिर इसके बाद आता है हमारा नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन इसका एपिनेफ्रिन का कज़न ही है, समझ लीजिए। तो एपिनेफ्रिन के बाद में हमारा आता है नॉरएपिनेफ्रिन। जो नॉरएपिनेफ्रिन होता है वो हमारा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है। कहाँ प्रोड्यूस होता है? ये ब्रेन के स्टेम सेल में, हाइपोथैलेमस में, एड्रेनल ग्लैंड्स में। ठीक, और जो रिलीज़ होता है ये कहाँ से रिलीज़ होता है? ब्लड स्ट्रीम से। ठीक, ये क्या करता है एपिनेफ्रिन? नॉरएपिनेफ्रिन जब रिलीज़ होता है हमारी बॉडी में, ये हमारी अलर्टनेस और वीकफुलनेस की लेवल को इंक्रीज़ करा देता है। मतलब हम लोग सतर्क हो जाएंगे एकदम जब ये रिलीज़ होगा। अगर इसकी लो कंसंट्रेशन होती है हमारी बॉडी में तो ये मूड डिसऑर्डर कॉज करता है, जैसे कि डिप्रेशन हो गई, एंजाइटी हो गई। अगर हाई कंसंट्रेशन हो जाती है नॉरएपिनेफ्रिन की तो इम्पेयर्ड स्लीप साइकिल्स होती है, मतलब हम लोगों को नींद नहीं आती है ज़्यादा, और जब नींद नहीं आएगी तो वो डिसीज़ हो जाएगी इंसोम्निया। इसके बाद है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर गाबा। सो जो हमारा गाबा होता है वो हमारा प्रीसाइनेप्टिक जो न्यूरॉन्स होता है उसकी जो साइटोप्लाज्म की लेयर होती है उसमें ग्लूटामेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम्स पाया जाता है। तो ग्लूटामेट जो होता है, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, वो जो है गाबा को प्रोड्यूस कराता है। गाबा की फुल फॉर्म क्या होती है? गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड। ठीक, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? गाबा इज़ ए पावरफुल इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर विच रिलीज्ड फ्रॉम द न्यूरॉन्स। जो गाबा होता है वो हमारा एक पावरफुल इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स है। और ये क्या करता है? ये न्यूरॉन्स में रिलीज़ होता है और स्पाइनल कॉर्ड में होता है रिलीज़, एंड हमारा सेरेबलम में, बेसल गैंग्लिया में, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। और इसका फंक्शंस क्या है? हमारा मूड से रिलेटेड फंक्शंस है और हमारा जो इमोशन है उससे रिलेटेड फंक्शन है इसका। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? ये इनहिबिट कर देता है एक्साइटेटरी स्टेट को। तो यही जो रीज़न हमारा होता है ये कॉज करता है हमारी डिजीजेस, एपिलेप्सी, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस। एपिलेप्सी में क्या होता है? एपिलेप्सी में जो हमारी नर्व सेल्स होती हैं ब्रेन की, वो जो हैं डिस्टर्ब हो जाती हैं, और अगर हमारी नर्व सेल जब डिस्टर्ब हो जाएंगी तो हमको सीजर्स आएंगे, सीजर्स या फिट्स, झटके आना एकदम से। तो वही कंडीशन को हम एपिलेप्सी बोलते हैं। ये ओवर एक्साइटेशन की वजह से होता है। जब हमारी नर्व सेल जो डिस्टर्ब हो जाएंगी तो ओवर एक्साइटेशन में चली जाएंगी। ठीक, एंजाइटी में हमको मतलब ओवर थिंकिंग ज़्यादा होती है, नींद नहीं आती, रेस्टलेसनेस, थका महसूस करना। और अगर इसकी लो कंसंट्रेशन होती है, अगर ये सब जो होता है लो कंसंट्रेशन में, तब क्या होता है? जब गाबा की जो है कंसंट्रेशन लो हो जाती है तब हमारी एपिलेप्सी होती है, सीजर्स आती हैं, इंसोम्निया, नींद नहीं आती है, डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन एंड मेमोरी
जो डिफ़िकल्टी होती है हमारी मेमोरी और कंसंट्रेशन में डिफ़िकल्टी हो जाती है। हाई कंसंट्रेशन की वजह से क्या होता है, इसका जो है सेडेशन हो जाता है हम लोगों को, पर्सन को। सेडेशन का मतलब होता है नींद आना। हम लोगों को बहुत सी नींद आएगी, दिन में भी नींद आएगी, 24 घंटे नींद आएगी। डिप्रेशंस होता है, मैनिया। मैनिया में क्या होता है, मैनिया में बायोपोलर जो है डिसऑर्डर हो जाता है। पर्सन जो है किसी भी और दूसरे पर्सन की लाइफ जीने लगता है, लाइफ स्टाइल जीने लगता है, वो हमारा मेनिया में होता है। इसके बाद हमारा लास्ट न्यूरोट्रांसमीटर आता है हिस्टामिन। वो हमारा आता है लास्ट न्यूरोट्रांसमीटर, दैट इज़ हिस्टामिन। हिस्टामिन जो होता है उसको हम एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स भी बोल सकते हैं, और ये रिलीज़ होता है हमारा हाइपोथैलेमस, जो हमारा ब्रेन रीजन होता है, पोजिटीरियर हाइपोथैलेमस में। जो टीएमएन होते हैं ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक। टीएमएन जो है ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है, यहाँ पे मैंने डिनोट किया टीएमएन, और ये पोजिटीरियर हाइपोथैलेमस जो है वहाँ से रिलीज़ होता है हिस्टामिन, ठीक। जो हिस्टामिन होता है उसका फंक्शंस क्या होता है, मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में बिटवीन से मैसेज लाना, और हमारी मसल्स को और ग्लैंड्स को ये हिस्टामिन पहुंचाना, ठीक। सीएनएस में इसका क्या होता है रोल हिस्टामिन का, ये वीकफुलनेस और बीपी, और यहाँ पे जो मेंशन है पेन बिहेवियर या एसेंशियल, इन सब चीज़ों के लिए ये हिस्टामिन ज़रूरी होता है, ठीक। अगर हमारी डिफिशियंसी हो जाती है हिस्टामिन की, तब क्या कॉज होता है, तब हमारा कॉज होता है हाइपरसोमनिया, डाइटरी डिफिशियंसी। और हाई कंसंट्रेशन में क्या होता है हमारा, पार्किंसन डिजीज़। ये वीडियो लेक्चर्स थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आई होप आपको सारे टॉपिक डिटेल बाय डिटेल, स्टेप बाय स्टेप मैंने जो समझाए वो आपको समझ में आ गए होंगे। और कहीं कहीं पे मेरी थोड़ी राइटिंग थोड़ा इधर उधर हो गई है, और थोड़ी करेक्शंस भी हो गई हैं थोड़ी, सो उस पर ध्यान मत दीजिए। मैंने पढ़ाया आपको सही से, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।